मैं डॉक्टर एस वी भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर एवं एचओडी इकोनॉमिक्स से गवर्नमेंट एमएमआर पीजी कॉलेज चांपा, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा सीजी का सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं महाविद्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पढ़ाने के लिए तैयार किया हुआ है। एमए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स से माइक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के संदर्भ में फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट पेपर है, ये उनको तैयार किया हुआ है। मैं इसमें बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मूल आर्थिक समस्याओं के बारे में आज विद्यार्थियों से चर्चा करूंगा। मूल आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में जैसा कि एक अर्थव्यवस्था जिसमें प्रायः तीन मुख्य कार्य होते हैं, उत्पादन, उपभोग और आर्थिक वृद्धि का। इस व्यवस्था के अंतर्गत अर्थव्यवस्था में इन प्रमुख कार्यों के समक्ष समस्याएं जो उपस्थित होती है, दुर्लभ अथवा सीमित साधनों के मितव्ययतापूर्ण उपयोग करने की। इस दृष्टि से अर्थशास्त्र दुर्बल साधनों का वैकल्पिक प्रयोग में आवंटन की समस्या का अध्ययन है। दुर्लभता की समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती है, जबकि उनको पूरा करने के साधन हमारे पास सीमित होते हैं। अतः अर्थशास्त्र लोगों को चुनाव की ओर ले जाती है, जहां सीमित साधनों से वैकल्पिक उपयोग को इस तरह चुनना जिससे अधिकाधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। दुर्लभ साधनों के आवंटन की समस्या का जो हल होता है वह कीमत संयंत्र में विद्यमान है। चाहे कोई भी आर्थिक प्रणाली हो, समाजवादी आर्थिक प्रणाली हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो, पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली हो, कीमत संयंत्र ही है जो दुर्लभ संसाधनों के आवंटन की समस्या को हल करता है। अर्थव्यवस्था की मूल अर्थात केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के बारे में अर्थशास्त्री एकमत नहीं है। प्रोफेसर सैमुएल्सन 3, स्टगलर 4, लेफ्टविज 5 और लिप्से 6 की विवेचना करते हैं। वास्तव में केंद्रीय समस्याएं तो 3 ही हैं और 2 समस्याएं अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए आवश्यक है। अर्थव्यवस्था के मूल समस्याओं को हम इस तरह 5 बिंदुओं के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है इनका, किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। What goods should be produced and in what quality। आवश्यकताओं की अनंतता और साधनों की सीमितता के कारण एक आर्थिक प्रणाली का सर्वप्रथम कार्य यह निर्णय लेना कि उपलब्ध साधनों का किन वस्तुओं के उत्पादन में आवंटन किया जाए। इन आवंटन कार्य में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की प्राथमिकता तथा आर्थिक विकास को ध्यान में रखना होता है। इस तरह साधनों के आवंटन के माध्यम से उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कि चावल, गेहूं, दाल आदि तथा पूंजीगत वस्तुएं, ट्रैक्टर, मशीन उत्पादन करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। अर्थात उपभोक्ता वस्तुओं का अधिक उत्पादन का मतलब पूंजीगत वस्तुओं का कम उत्पादन, या पूंजीगत वस्तुओं का अधिक उत्पादन का मतलब उपभोक्ता वस्तुओं का कम उत्पादन। उत्पादन क्षेत्र का निर्धारण करने के पश्चात यह निर्णय लेना होता है कि इन उपभोक्ता तथा पूंजीगत वस्तुओं का कितनी मात्रा का उत्पादन किया जाए। इस समस्या का समाधान करते समय आर्थिक प्रणाली मुख्यतः 4 बातों को ध्यान में रखती है। साधनों की उपलब्धता कितनी है, मांग का आधार क्या है, उत्पादन की टेक्निक क्या है और सामाजिक प्रेफरेंस या वरीयता क्या है। किस क्षेत्र में कितना उत्पादन किया जाए। इस समस्या का समाधान अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एवं उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। एक देश अपने उपलब्ध साधनों से उपभोक्ता वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। एक वस्तु के उत्पादन करना अथवा दूसरे वस्तुओं का उत्पादन के अवसर का त्याग करना, ये अवसर लागत होता है। अर्थात एक वस्तु की अवसर लागत दूसरे वस्तु की त्यागी गई मात्रा होता है। और इस प्रकार से उत्पादन की संभावनाएं 3 तरह की हो सकती है। जैसा केवल उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जाए,
केवल पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और दोनों वस्तुओं का मिला जुला उत्पादन किया जाए। मिला जुला उत्पादन में कई संभावनाएं हैं और इस तरह उत्पादन की कई संभावनाएं प्राप्त होती है, जिसे एक उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। तालिका 1 में दिया गया है, जो तालिका है उसमें दिए गए साधनों द्वारा उत्पादन की संभावनाओं के विभिन्न संयोग A, B, C, D, E, F इस प्रकार से संयोग दिया गया है। 2 प्रकार की वस्तुएं हैं, एक तो उपभोक्ता वस्तुएं, दूसरा पूंजीगत वस्तुएं। उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन लाख टन में, इसी तरह से पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन भी लाख टन में प्रदर्शित है। 0 से लेकर 10 तक उपभोक्ता वस्तुओं की और 20 से लेकर नीचे क्रम में घटते हुए क्रम में 0 तक वो पूंजीगत वस्तुएं की। इन तालिकाओं के आधार पर हम रेखा चित्र का भी निर्माण कर सकते हैं, जो नीचे चित्र में प्रदर्शित है। आधार अक्ष पर उपभोक्ता वस्तुएं लाख टन में और ऊर्ध्वाधर अक्ष में पूंजीगत वस्तुएं लाख टन में। 0 से X अक्ष, 0 से Y अक्ष। जो तालिका हमें दिया गया है उसी के आधार पर हमने उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं का रेखा चित्र के माध्यम से उनका प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। तालिका से स्पष्ट है कि जब एक आर्थिक प्रणाली ए सहयोग में रहेगा तो 0 उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादन करता है, अर्थात 0 उत्पादन करता है, तो पूंजीगत वस्तुओं का वह अपने उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम 20 लाख टन का उत्पादन कर सकता है। इस तरह से कई सहयोग है। अगर वह चाहता है कि केवल उपभोक्ता वस्तुओं को उत्पादन करे तो वह 10 लाख टन का उत्पादन करेगा एक बिंदु के आधार पर, और पूंजीगत वस्तुओं का 0 माने कोई उत्पादन नहीं करेगा। लेकिन इनके बीच उत्पादन करने से ही किसी भी आर्थिक प्रणाली की समस्या का समाधान होता है। रेखा चित्र से भी स्पष्ट है कि हमको A, B, C, D, E, F एक उत्पादन संभावना कर्व की वक्र की प्राप्ति हुई है। यह एक सीमा रेखा का भी निर्धारण करता है, जो उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं के उत्पादन को प्रदर्शित करता है। H बिंदु A और F सीमा के अंदर है। इसका तात्पर्य है कि हम उपलब्ध साधनों का अच्छा उपयोग नहीं किए हैं और अधिकतम उत्पादन संभव नहीं कर पाए हैं। इसी तरीके से एक बिंदु G हमको दिखाई देता है, जो A और F रेखा के ऊपर में है। इसको हम नहीं प्राप्त कर सकते। यह एक अप्राप्य उत्पादन संयोग है, क्योंकि हमारे पास इतनी क्षमता संसाधनों की नहीं है। हम लोग देखेंगे कि दूसरा कंडीशन में उत्पादन कैसे किया जाए, इस बातों को यहाँ पर इसका अध्ययन किया जाएगा। उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए में उत्पादन क्षेत्र तथा मात्रा का निर्धारण हो जाने के पश्चात आगे की समस्या यह होती है कि उत्पादन कैसे किया जाए, अर्थात किस तकनीक के माध्यम से हम उत्पादन के कार्य को संपन्न करें। वैसे उत्पादन का तकनीक 2 तरह का होता है, श्रम गहन तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। इस समस्या का समाधान साधनों की उपलब्धि तथा इनकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। पर हमारे देश में अगर श्रमिकों की संख्या ज्यादा है तो वह देश श्रम प्रधान तकनीक का उपयोग कर सकता है। जहां पूंजी अधिक है वह पूंजी प्रधान तकनीक का उपयोग कर सकता है। तो साधन की उपलब्धता और उनकी उत्पादकता पर निर्भर करेगी कि वह देश कौन सा तकनीक को अपनाएगा। साधन सीमित पाए जाने के कारण उनकी कुशलता, वांछनीयता तथा आवश्यक होती है। अकुशल उत्पादन तकनीक से उत्पादन की मात्रा कम तथा लागत अधिक होगी। अतः उत्पादन की वह तकनीक अर्थव्यवस्था के लिए आदर्श होगी जिसमें उत्पादन की मात्रा अधिकतम तथा लागत न्यूनतम है। इस तथ्य को उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के माध्यम से हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। चित्र क्रमांक 2 में इस चीज को प्रदर्शित किया गया है। आधार अक्ष पे उपभोक्ता वस्तुएं 0 से X अक्ष और 0 से Y अक्ष में पूंजीगत वस्तुओं को दिखाया गया है। यहाँ पर हमको 2 तरह की उत्पादन संभावना का वक्र दिखाया गया है, PQ और RS। RS रेखा साधनों के कुशल उपयोग को दर्शाता है
अर्थात हमारे पास जितने भी सीमित संसाधन हैं, उन संसाधनों का कुशलतम उपयोग अगर हम करते हैं तो RS रेखा पर जाएंगे। और PQ रेखा अकुशल उपयोग को दर्शा रहा है, जबकि इसके नीचे है। हमारे पास संसाधन उतने ही मात्रा में है, अगर हम उसको उपयुक्त तकनीक का चुनाव नहीं करते, अच्छा कुशलतम उपयोग नहीं कर पाते, तो PQ के आधार पर हमको उत्पादन प्राप्त होगी, जो हमारी अकुशलता को दर्शाएगा। इसी आधार पर RS के किसी भी बिंदु पर उत्पादन का निर्णय एक अर्थव्यवस्था ले सकता है। अगर वह B बिंदु पर निर्णय लेता है उत्पादन करने का, तो पूंजीगत वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन होगा देश में। अगर वह उपभोक्ता वस्तुओं को चाहता है अधिक मात्रा में उत्पादन करे, तो C बिंदु के आधार पर उत्पादन को प्राप्त करेगा। और अगर वह चाहता है कि दोनों का उत्पादन करे, तो D बिंदु उसके लिए अनुकूल होगा। तो इस प्रकार से निर्णय उस अर्थव्यवस्था में उत्पादन संभावना वक्र के माध्यम से लिया जाएगा। इसके पश्चात दो समस्याओं का हल होने के पश्चात तीसरी मुख्य समस्याएं हैं जो एक अर्थव्यवस्था को हल करना होगा। वह तीसरी समस्याएं हैं, किसके लिए उत्पादन किया जाए, अर्थात उत्पादन का वितरण किस प्रकार से हो। यह बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। उत्पादन तो हम कर लेंगे, बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन उनका वितरण कैसा हो, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन क्षेत्र मात्रा तथा उत्पादन तकनीक के निर्धारण के पश्चात आर्थिक प्रणाली का कार्य होता है कुल उत्पादन का वितरण समाज के विभिन्न घटकों के बीच किस प्रकार से किया जाए जिससे वितरण न्यायपूर्ण हो सके। समाज के विभिन्न घटक कौन कौन से होंगे? समाज के विभिन्न घटक श्रमिक, उद्यमी, सरकार, परिवार, ये सब उनके घटक हो सकते हैं। वितरण की समस्या समाज में कल्याण स्तर को निर्धारित करेगी। राष्ट्रीय आय का वितरण हम तीन तरह से कर सकते हैं। जैसे पहले समानता का आधार, सभी वर्गों को समान अंश दे दी जाए। माने वो उत्पादन में कितना भागीदारी किया है इसको ध्यान में न रखते हुए सभी वर्गों जो ऊपर में बताया गया है उनको समान अंश दे दी जाए। और दूसरा आवश्यकता अनुसार वितरण के अंतर्गत कार्ल मार्क्स थ्योरी यहाँ पर बताता है योग्यता के अनुसार लोगों से काम लिया जाए और आवश्यकता अनुसार उसके दी जाए। अगर वह चपरासी पोस्ट में है तो चपरासी के अनुसार उनको वेतन दिया जाए। अगर वह IAS कलेक्टर है तो उनको कलेक्टर के रहन सहन के आधार पर उनको उनकी योग्यता के आवश्यकता के अनुसार उनको संसाधन उपलब्ध कराई जाए। ये दूसरा थ्योरी है। और तीसरा उत्पादन में योगदान के अनुसार वितरण किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को उतनी आय दी जाए जितनी उसने राष्ट्रीय आय में योगदान किया है। जैसे कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में होता है। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में जो जितना ताकतवर पूंजीपति रहेगा उसको पूंजी में हिस्सा, आय में हिस्सा उतना अधिक मिलती है और इससे उनको प्रेरणा भी मिलती है। वास्तव में वितरण एक जटिल समस्या है। आवश्यकता इस बात की है कि समानता या न्याय पहलू के साथ उत्पादन में योगदान प्रेरणा पहलू को जोड़ा जाए जिससे न्यायशीलता एवं प्रेरणा भी बनी रहे। ऐसे संतुलित निर्णय प्रत्येक अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। अब चौथी बातें आती है भविष्य संबंधी फैसले या आर्थिक अनुरक्षण एवं लोच, डिसीजन रिलेटिंग टू फ्यूचर एंड आर इकोनॉमिक मेंटेनेंस एंड इलास्टिसिटी। व्यक्ति वर्तमान के साथ भविष्य के लिए भी नियोजन करता है। अगर हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उन साधनों को उपभोक्ता वस्तुओं पर ही व्यय कर दे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा और भविष्य हमारा अंधकार हो जाएगा। पूंजीगत वस्तुओं का हम उत्पादन नहीं करेंगे, हम न घर बना पाएंगे, न बिजली को उत्पादन करेंगे, न हम बांध बना सकते, क्योंकि जो हमारे पास उपलब्ध है उन सबको वर्तमान में ही व्यय कर देंगे तो भविष्य हमारा असुरक्षित हो जाएगा। इस बात को लेकर ये बताया गया यहाँ पर भविष्य संबंधी फैसले। पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने से वर्तमान इच्छा को त्यागना होगा। भविष्य संबंधी फैसले करना मतलब यह है कि हमको अपनी आय के एक हिस्सा को पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन क्षेत्रों में लगाना होगा। और इसलिए जब हम पूंजीगत क्षेत्रों में लगाएंगे अपनी आय को
तो वर्तमान जो हम उपभोग करते हैं उन इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, हमको उस कष्ट को त्यागना पड़ेगा, लेकिन भविष्य इससे हमारी सुरक्षित होगी, भविष्य के लिए पूंजी निर्माण संभव होगी। और समाज के आवश्यकता के अनुसार आर्थिक प्रणाली में लोचता का गुण भी होना चाहिए। तो भविष्य संबंधी फैसलों में हम लोगों ने यह देखा कि समस्त उत्पादन को वर्तमान में उपभोग न करके उनके एक हिस्सा को बचा लिया जाए और उनको पूंजीगत निर्माण के क्षेत्रों में लगाया जाए, जिससे हमारी आर्थिक अनुरक्षण होगा, आर्थिक बचाव होगा, आर्थिक विकास होगा। और उस आर्थिक विकास में हमको लोचता भी होनी चाहिए। जैसे जैसे समाज की आवश्यकता होती है समय के अनुसार, वैसी आर्थिक प्रणाली में लोचता का गुण भी होना चाहिए। अब पांचवी बातें और देखा जाए तो अंतिम बातें आर्थिक समस्याओं के संदर्भ में पाई जाती है, वह है क्या अर्थव्यवस्था चौथी बातें भविष्य संबंधी हो गया। पांचवी बातें जो है क्या अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है या गतिहीन है। इसको हम लोग अभी देखेंगे कि अर्थव्यवस्था की शून्यता की स्थिति में है क्या या वह वृद्धि कर रही है। तो अर्थव्यवस्था की जो अंतिम समस्या यह समझने की है कि क्या अर्थव्यवस्था के संसाधन समय के साथ साथ बढ़ रहे हैं या गतिहीन हैं। अगर हम कोई बचत नहीं करेंगे तो कारखाने, उद्योग धंधे, बांध, विद्युत इकाई आदि का निर्माण नहीं हो पाएगा और विकास की दर हमारी शून्य होगी। अतः गतिहीन या शून्य आर्थिक विकास में वृद्धि करना है तो हमें पूंजी निर्माण की दर में भी वृद्धि करनी होगी। तो एक प्रकार से हमको अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाने के लिए पूंजी निर्माण तो करना ही है, उसकी दर में उत्तरोत्तर वृद्धि करना बहुत आवश्यक है। इन चैप्टर में जो निष्कर्ष स्वरूप सामने बात आती है, अर्थव्यवस्था की ये 5 समस्याएं परस्पर संबंधित हैं। प्रथम 3 स्थैतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जबकि अंतिम 2 गत्यात्मक अर्थव्यवस्था से। साधनों की सीमितता एवं आवश्यकता की अनंतता के कारण चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, जिनका हल कीमत यंत्र में है। इस तरह 5 केंद्रीय या मूल समस्याएं किसी भी आर्थिक प्रणाली की होती है, जिसे अपने अपने इकोनॉमिक सिस्टम के अनुसार प्रत्येक देश को हल करना होता है। अगर आप लोगों को पुस्तक के बारे में जानना है तो डॉक्टर अनुपम अग्रवाल व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण और डॉक्टर एम एल झिंगल व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लिया जा सकता है। थैंक यू।